गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे रासायनिक गुण चल रहे थे फिनॉल के। एल्कोहल ईथर हमने कंप्लीट कर लिया था। फिनॉल के रासायनिक गुण में सबसे पहला लिया था मैंने फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, जिसके अंदर काफ़ी रासायनिक गुण हो गए। केवल एक रासायनिक गुण बचा था, वो है अम्लीयता। हालांकि अम्लीयता मैंने एल्कोहल के अंदर आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन लेंगे और कुछ नई बातें लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल से कंपेयर करते हैं। जैसे एल्कोहल की क्रिया हमने करवाई थी सोडियम धातु के साथ, तो क्या बना था? सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकली थी। सोडियम एल्कोक्साइड बना था और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। ठीक वैसे ही वैसे फिनॉल क्रिया करता है। जब फिनॉल है उसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है, जो इसकी अम्लीयता को शो करते हैं। फिनॉल की अम्लीयता को दर्शाता है। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाए, तो देखिए ये अम्ल है, ये क्षार है। यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, जल का अणु निकल गया, पीछे क्या बच गया? सोडियम एल्कोक्साइड, और यहां से जल का अणु बाहर। सेम चीज यदि मैं फिनॉल लूं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करूं, तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, और जल का अणु क्या होगा? यहां से बाहर निकलेगा। तो कोई अंतर नहीं है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था आपको, एल्कोहल की क्रिया अगर ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करवाई जाए, तो मैंने कहा था ग्रीनियर अभिकर्मक क्या करता है? जहां पर भी सक्रिय हाइड्रोजन होता है उसको अपनी तरफ ले लेता है और एल्केन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण होता था RH। जैसे मेथनॉल लिया और यहाँ पर ले लिया एथिल, ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? एथेन का निर्माण होगा, C2H6। तो ग्रीनियर अभिकर्मक जहां पर भी इसको सक्रिय हाइड्रोजन मिलेगा वो उसको अपनी तरफ लेगा और किसका निर्माण करेगा? एल्केन का निर्माण करेगा। तो ठीक इसी प्रकार फिनॉल होता है C6H5OH। क्रिया करवा दी हमने ग्रीनियर अभिकर्मक। ये कोई ग्रीनियर अभिकर्मक ले लिया, तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्केन, यानी कि मेथेन। तो सेम चीज है, जैसी अभिक्रिया वहां हो रही थी वैसी की वैसी अभिक्रिया यहाँ हो रही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। CBSE बोर्ड में तो खैर बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड में भी ये पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल के अम्लीयता में विभेदीकरण। अगर बात की जाए विभेद करने का कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल इन दोनों में विभेद कैसे करोगे, तो विभेदीकरण की अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पर। हालांकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये वापस रिपीट होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल मैं बता दूं पहले, एल्कोहल है वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक इसी प्रकार फिनॉल भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों से क्रिया करके CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ रिलीज करता है। ठीक है, CO2 गैस का निष्कासन करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों से क्रिया करता है। तो देखिए एक विभेदीकरण हो गया। एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर विभेदीकरण है, पूछा जाए हमसे, विभेद कर सकते हैं कि ये दोनों सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन ये क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। कैसे समझिए, यहाँ पर सोडियम 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 अणु ले लिए इसके। ठीक है, हमें पता है यहाँ से सोडियम यहाँ लग जाएगा RCOON, क्योंकि ये भी अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये भी प्रोटॉन का निष्कासन करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, सोडियम यहाँ लग गया। 2 अणु लिए हैं, 2 सोडियम है, इसलिए यहाँ पर 2 संतुलित हो गए।
अब देखिए पीछे क्या बच गया, बताइए कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, 2, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मैंने यहां से ले लिया, तो बताओ पीछे क्या बच गया, CO2। पीछे क्या बच गया यहाँ पर, CO2। तो देखिए CO2 गैस बाहर निकल गई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक ही सोडियम है तो एक ही अणु लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, फिर H, एक H ये रहा, एक ऑक्सीजन यहां से निकालेंगे, क्या होगा H2O और पीछे क्या निकल गई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर इसका निष्कासन हो गया। तो बहुत सिंपल चीज है कि अगर हमें फिनॉल में नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेदीकरण की रासायनिक समीकरण दो। तो रासायनिक समीकरण हम लोग दे सकते हैं कि फिनॉल है वो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, CO2 गैस को रिलीज करते हैं। एक और बात, हमें ऐसी अभिक्रिया भी लिखनी है साथ में जो फिनॉल तो दे लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दे। जैसे फिनॉल की क्रिया, 3 अणु लेते हैं, उदासीन FeCl3 से करवाई जाए, उदासीन FeCl3 के साथ, तो ये बैंगनी रंग के जटिल का निर्माण करता है, बैंगनी रंग के जटिल का निर्माण करता है। जटिल कैसा होता है समझिए, यहाँ पर C6H5O3 Fe प्लस 3 HCl, 3 हाइड्रोजन अम्ल है तो प्रोटॉन का निष्कासन करेगा, 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ 3 HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। पीछे देखिए फिनॉक्साइड बच गया, कितने अणु, 3 अणु, और एक क्या बच गया, Fe, बैंगनी रंग का, इसका नाम हो जाएगा फेरिक ट्राइफिनॉक्साइड। 3 फिनॉक्साइड है, फेरिक ट्राइफिनॉक्साइड, एक बैंगनी रंग का क्या होता है, संकुल होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल उदासीन FeCl3 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता, तो ये विभेदीकरण हो गया। तो विभेदीकरण के अंदर एक बात ध्यान रखनी है हमें, आगे भी काफी सारी रिएक्शन आएगी विभेदीकरण की। विभेदीकरण में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि दोनों तरह की रिएक्शन लिखनी है। जैसे फिनॉल ये अभिक्रिया नहीं दे रहा था लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभिक्रिया दे रहा था, फिनॉल ये अभिक्रिया दे रहा था लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभिक्रिया नहीं दे रहा था, तो ये विभेदीकरण होता है। तो 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए नोट कर दीजिए। चलिए अम्लीयता पे 2 क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान बोर्ड में वैसे नहीं पूछे जाते, CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बुक्स के अंदर दे रखे हैं। और एल्कोहल जब चैप्टर के नोट्स मैंने भेजे थे तो एल्कोहल के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। हमें अम्लीयता का बढ़ता क्रम लिखना है इसमें। मान लिया ये A है, ये फिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, और ये क्या हो गया, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार यहाँ पर ये फिनॉल है, ये ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल नाम बताया था इसका, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। एग्जाम में नाम से आते हैं, संरचना नहीं दी हुई है, एग्जाम में ये नाम लिखा होगा ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो हमें अम्लीयता का बढ़ता क्रम लिखना है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा 11th क्लास के ऊपर चलते हैं। याद कीजिए 11th क्लास में मैंने आपको बताया था pH = -log10 HI, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं log10 - x, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, px। अगर मैं यहाँ पर y लिख दूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा, py हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ka लिख दूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा, pk, ठीक है। याद होगा आपको h + ph, x x px, y py, k अगर होगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, pk। अच्छा, अब ये आपको याद होगा कि 11th क्लास के अंदर मैंने Ka बताया था, अम्ल का आयनन स्थिरांक, दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक होता है Ka, A for acid। तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं। तो जब भी अम्लीयता का नाम आएगा उसका मतलब हम लोग Ka की बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अम्लीयता का बढ़ता क्रम लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न यौगिकों के Ka का बढ़ता क्रम लिखो, Ka। तो Ka का मतलब भी सीधा का सीधा यहाँ पर किसको शो करता है, अम्लीयता को शो करता है।
क्योंकि के किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अम्ल के आयनन गुणनफल के लिए, आयनन स्थिरांक के लिए, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक के लिए हम लोग के यूज करते हैं, यानी अम्लीयता को शो करता है। तो चाहे के बोलो चाहे अम्लीयता बोलो, चाहे अल्कोहल की बात हो चाहे फिनोल की बात हो चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे हम लोग, किसकी भी बात करो, अगर अम्लीयता का सवाल आता है तो जरूरी नहीं कि केवल अम्लीयता लिखा हो, ये भी आ सकता है कि के का बढ़ता क्रम लिखिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताइए, के ए बढ़ेगा यानी अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब पीके का क्या होगा। अगर मैं ये बोलूं के बढ़ रहा है तो बताओ पीके क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। सोचिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ के ए बढ़ा तो बताओ पीके क्या होगा, सोच लिया होगा, पीके घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा निशान आ रहा है, माइनस। इसका मतलब के ए और पीके एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि जरूरी नहीं एग्जाम में कि के का बढ़ता क्रम है, क्वेश्चन में लिखा आ सकता है पीके का बढ़ता क्रम लिखिए, पीके का बढ़ता क्रम लिखिए। तो बताओ पीके का बढ़ता क्रम क्या होगा, के का उल्टा होगा, के का उल्टा होगा, याद रखिए। के अम्लीयता को शो करता है, ये बात ध्यान रखिए, और के और पीके एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी अगर के बढ़ेगा तो पीके क्या होगा, घटेगा। तो जरूरी नहीं है, हमारे जो राजस्थान बोर्ड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो सीधा आता है, यानी अम्लीयता का बढ़ता क्रम लिखिए। तो के और पीके का उपयोग कभी किया नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में हमेशा के और पीके का ही उपयोग होता है, अम्लीयता नाम लिखा हुआ नहीं आता। तो हमारे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि अम्लीयता का मतलब के ए होता है और पीके होगा वो के का क्या होगा, उल्टा होगा। अगली बात समझ में, चलिए अब इसी चीज़ को लेके हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं अम्लीयता बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं के ए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो बताइए अम्लीयता का बढ़ता क्रम क्या होगा, सोचिए। इसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे अल्कोहल के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि नज़र ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर होना चाहिए। और समूह देखो, समूह कौन सा है, नाइट्रो। बताओ नाइट्रो का कौन सा प्रेरक प्रभाव है, ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव। और मैंने आपको बताया था कि अम्लीयता समानुपाती होती है माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर माइनस आई तो सबके अंदर है, यहाँ पर भी नाइट्रो है, यहाँ पर भी नाइट्रो है, यहाँ पर भी नाइट्रो है, फिर बताइए सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। अब आपका दिमाग जाएगा दूरी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। दूरी का फैक्टर मैंने आपको बताया था कि दूरी के साथ में जो प्रेरक प्रभाव होता है वो कम होता है। तो आप सोचोगे कि यहाँ प्रेरक प्रभाव सबसे कम होगा, माइनस आई वाला, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ सबसे अधिक होगा क्योंकि दूरी यहाँ पर कम है। तो आप ये बोलोगे कि सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, नहीं। अब ढंग से सुनिए कि यहाँ पर अम्लीयता कैसे डिसाइड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमने फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, फिनोल की अनुनादी संरचना जब हमने बनाई थी, तो बताइए कि जो नेगेटिव आया था बेंजीन वाले के ऊपर वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आया था, ऑर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर। याद है आपको फिनोल की अनुनादी संरचना, अभी भी आपके दिमाग में आप ला सकते हो कि अनुनादी संरचना हमने कैसे बनाई थी। लॉन पेयर था, लॉन पेयर डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है, ये वाले यहाँ आए थे, ये वाले यहाँ आए थे, माइनस यहाँ आया था, फिर माइनस यहाँ आया था, फिर माइनस यहाँ आया था, यानी ऋणाइन कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे। अब ये ध्यान रखिए, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी पोजीशन पे आता है सबसे अधिक फिनोल के अंदर, ऑर्थो और पैरा पर। अगर मैं ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो समूह लगा दी, सोचिए अगर नाइट्रो समूह मैंने ऑर्थो पर और पैरा पर लगा दिया तो नाइट्रो समूह का कौन सा प्रेरक प्रभाव होता है, माइनस आई। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खूब सारे, क्योंकि माइनस आई प्रभाव सबसे अधिक वहीं पर जाएगा जहाँ पर ऋणात्मक पहले से ही है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद जब ये शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा कहाँ पर होगा, ऑर्थो पर और पैरा पर, और नाइट्रो समूह भी कहाँ पर है, ऑर्थो पर पैरा पर। तो वो और तेज़ी से खींचेंगे, और तेज़ी से खींचेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो एक बात तो हमारे इस समझ में आ गई कि ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रबल अम्लीय होंगे मेटा से। इस मेटा से ये दोनों प्रबल अम्लीय होंगे, क्यों, क्योंकि माइनस ऑर्थो और पैरा पर ही आता है, और ऑर्थो और पैरा पर अगर नाइट्रो समूह है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, लेकिन मेटा के ऊपर यहाँ कोई माइनस आता नहीं है। तो इस नाइट्रो समूह के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम खींचा जाएगा,
इसके पास में तो जो जितनी अपनी ताकत से ये खींच सकता है उतना खींच सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको कोई हेल्प नहीं मिल रही, जबकि यहाँ माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस आता है, तो इनको तो हेल्प मिलती है। तो ये तो हमारे दिमाग में आ गया अब कि ऑर्थो और पैरा होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा मेटा से, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि इन दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, बी या डी, ऑर्थो वाला या पैरा वाला। अब आपका दिमाग वापस यहाँ आएगा कि दूरी को देख लेते हैं सर, अब यहाँ दूरी ज़्यादा है या दूरी कम है, नहीं, दूरी को नहीं देखना। सबसे अधिक अम्लीय होगा वो होगा पैरा वाला, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये वाला। उसके बाद में अम्लीय होगा बी, ऑर्थो वाला। ये तो हमें पता ही चल गया कि इन दोनों ज़्यादा अम्लीय होंगे, लेकिन दोनों में ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, ये वाला। फिर होगा ये वाला, फिर सी, क्योंकि माइनस आई प्रभाव है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है तो ये सबसे पीछे जाएगा। ये तो हमें पता है कि माइनस आई प्रभाव वाले प्रबल अम्लीय होते हैं, जिसका कोई प्रभाव नहीं है वो पीछे रहेगा, और जिसका प्लस आई है वो और भी पीछे रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है कि पैरा है वो ज़्यादा अम्लीय क्यों है। अगर हम लोग दूरी के हिसाब से देखें तो यहाँ दूरी ज़्यादा है तो माइनस आई घटेगा, माइनस आई घटेगा तो अम्लीयता घटेगी, तो इसकी अम्लीयता कम आनी चाहिए इसकी तुलना में। लेकिन यहाँ दूरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर समझिए, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रो की संरचना ये होती है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युतीय परमाणु के बीच में आ गया बीच में, यानी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, नहीं, दूरी ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। अब सोचिए आप लोग, कौन सा हाइड्रोजन है वो आसानी से मुक्त हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता मुक्त आसानी से, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दोनों है, ऑक्सीजन इसको जाने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो ये अम्लीय ज़्यादा होगा। आगे बात समझना, तो डी ज़्यादा अम्लीय होगा किससे, बी से, यानी पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होगा। आगे बात समझने, और मेटा तो पीछे रहेगा और फिनॉल सबसे पीछे रहेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, मतलब मेथिल का कौन सा प्रभाव होता है, इनका प्रभाव तो कौन सा था, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। मतलब मेथिल का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई होता है कि नहीं है, प्लस आई प्रभाव होता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस आई वाले प्रभाव वाले समूह हैं वो ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। माइनस आई वाले समूह होते हैं वो ऑर्थो पर और पैरा पर ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, लेकिन प्लस आई प्रभाव वाला कहाँ पर प्रभावशाली होगा, मेटा के ऊपर, ठीक है। जब माइनस आई वाले ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑर्थो पर और पैरा पर, तो बताइए प्लस आई वाला कहाँ पर शो करेगा सबसे अधिक प्रभाव, मेटा के ऊपर। इसका मतलब मेटा वाला होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा यहाँ पर। तो अब समझिए यहाँ पर कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, कैसे होगा। अगर मैं बात करूँ इन चारों में से, तो ये तो हमें पता है कि फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि ये सारे प्लस आई प्रभाव वाले हैं, और प्लस आई प्रभाव वाले हमेशा पीछे होते हैं, जिनका आई बराबर 0 होता है उनसे पीछे होंगे, ठीक है। अब हमें तुलना करनी है कि इन तीनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। सबसे अधिक अम्लीय होगा यहाँ पर मेटा वाला। मेटा वाला कहाँ है, सी, सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, और ये दोनों होंगे ये बराबर अम्लीय होंगे, ए और बी और डी, बी और डी ये दोनों बराबर अम्लीय होंगे। सी वाला ज़्यादा अम्लीय होगा। क्यों अम्लीय होगा, क्योंकि प्लस आई प्रभाव होगा वो मेटा के ऊपर ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ पर मेटा के ऊपर प्लस आई प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि माइनस आई प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर चल रहा है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर, इसलिए ये सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा बी और डी की तुलना में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अम्लीयता का ये क्रम हो जाएगा, सबसे अधिक फिनॉल, फिर मेटा वाला, और बी और डी का इफेक्ट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है ना। देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बताया कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसलिए पीछे चला गया, लेकिन ना तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बनेगा, ना यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने की दिशा में बी और डी का क्या होगा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रासायनिक गुण पे चलते हैं। ये तो अम्लीयता टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अम्लीयता अभी और पढ़ेंगे हम लोग, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय एल्कोहल भी आएगा वापस, फिनोल भी आएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आएगा। तो टेंशन वाली बात है नहीं, जिसको अगर समझ में नहीं आया तो अम्लीयता हम लोग वापस पढ़ेंगे। सेकेंड रासायनिक गुण की बात करते हैं। हम लोग फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। सबसे पहला हम लोग पढ़ा था फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। सेकेंड पढ़ते हैं संघनन अभिक्रिया। देखिए संघनन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। संघनन का मतलब कोई ना कोई छोटा अणु बाहर निकलना, जल का है या HCl का है या अमोनिया का, अभिक्रिया के दौरान कोई छोटा अणु बाहर निकलना, उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोल की अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं एसीटोन से। तो देखिए फिनोल एसीटोन से क्रिया करके कैसे क्या बनाता है। तो देखिए यहाँ एसीटोन ले लिया मैंने, अब आपको संरचना याद हो जानी चाहिए एसीटोन की, CH3 CO CH3, और यहाँ मैंने ले लिया फिनोल के दो अणु। बहुत सिंपल रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। ये फिनोल का एक अणु ले लिया यहाँ पर और एक अणु फिनोल का यहाँ पर ले लिया। संघनन का मतलब होता है कोई छोटा अणु बाहर निकलना। तो देखो यहाँ से ये जल का अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। अभिक्रिया सांद्र HCl या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl। जल का अणु यहाँ से बाहर निकल गया। तो देखिए पीछे संरचना क्या बचती है, हम लोग बनाते हैं CH3 CH3। इस कार्बन से ये रिंग और ये दोनों जुड़ जाएगी। चलिए ये जोड़ देते हैं, ये वाले जुड़ गई और इसी प्रकार ये वाले भी जुड़ गई। इसका नाम होता है बिसफिनॉल A। इसको बोलते हैं बिसफिनॉल A। बिस का मतलब दो फिनॉल है और A का मतलब एसीटोन। सिंपल है, संरचना भी सिंपल है और नाम भी क्या है, सिंपल है। तो फिनॉल की क्रिया जब एसीटोन से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, बिसफिनॉल A का निर्माण होता है। सिंपल है, याद हो गई आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। सिंपल है, चलिए हटा देते हैं। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड से, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से। तो देखिए थैलिक अम्ल पढ़ा होगा, याद है आपको, थैलिक अम्ल COOH, इसको हम लोग कौन सा अम्ल बोलते हैं, थैलिक अम्ल बोलते हैं। एनहाइड्राइड बनाना है तो सीधी सी बात है, किसका अणु बाहर निकालूंगा, जल का अणु बाहर निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जल का अणु बाहर निकाला, ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया हम लोग करवाते हैं फिनॉल से। तो देखिए यहाँ पर अगेन फिनॉल के दो अणु ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये फिनॉल के दो अणु लिए मैंने, एक अणु ये लिया और एक अणु ये भी लिया फिनॉल। फिर से फिनॉल के मैंने दो अणु लिए। संघनन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग। तो संघनन में सीधी सी बात है, छोटा सा अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। तो देखिए क्या संरचना बचती है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर संरचना ढंग से C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पर H2O निकल गया, इस कार्बन से ये दोनों वाले जुड़ जाएगी। चलिए तो ये वाले जोड़ देते हैं OH, और इसी प्रकार इस कार्बन से ये वाले जुड़ जाएगी। OH।
काम करनी है। तो ये इस प्रकार संरचना का निर्माण हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन याद कीजिए, 11th क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था फिनोप्थेलिन एक रंगहीन रंजक होता है। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है जो काम आता है हमारे प्रैक्टिकल लैब के अंदर। प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बताया भी था कि फिनोप्थेलिन रंगहीन होता है, अम्लीय है, एसिडिक नेचर में होता है, सूचक है, ये अम्लीय सूचक है और ये काम कहाँ पर करता है, क्षारीय माध्यम के अंदर। तो फिनोप्थेलिन जैसे ही क्षारीय माध्यम के अंदर काम करेगा तो कलर कैसा देगा, हल्का गुलाबी। तो 11th क्लास में आपको याद होगा मैंने प्रैक्टिकल आपको करवाया था कि फिनोप्थेलिन है, जब इसको क्षारीय माध्यम के अंदर हम लोग यूज करेंगे तो ये कलर शो करेगा, रंगीन से कौन सा हो जाएगा, हल्का गुलाबी। यही है फिनोप्थेलिन की संरचना। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर फिनोप्थेलिन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ, एक तो थैलिक एनाइड्राइड से और किससे, फिनॉल से, इसलिए इन दोनों का नाम सम्मिलित होकर क्या हो गया, फिनोप्थेलिन। फिनॉल से और थैलिक एनाइड्राइड से दोनों को मिलाकर नाम क्या हो गया, फिनोप्थेलिन, जो कि एक अम्लीय सूचक होता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है, सिंपल है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। फिर बात करते हैं तीसरा, संघन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरे की बात करते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से। देखिए बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। क्रिया करवाती मैंने फिनोल के साथ में, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनोल के साथ में, ये फिनोल, यहाँ से एक छोटा सा अणु बाहर निकलेगा HCl का, -HCl। देखिए पीछे क्या बच रहा है, N डबल बॉन्ड N OH। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मत कहना सर यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। नाइट्रोजन की 3 ही संयोजकता होती है ना, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता रखनी है। यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। आयनिक फॉर्म के अंदर ये 4 संयोजकता है, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड मत लगा देना यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको पहले आ चुका है, हालांकि पूरा का पूरा एक चैप्टर है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया हमने फिनोल से करवाई, HCl बाहर निकल गया, जो यौगिक बन रहा है उसका नाम देखिए यहाँ पर ढंग से, OH है, वो पैरा कंडीशन के ऊपर है, पैरा पोजीशन के ऊपर है, पैरा, ये है वो मुख्य क्रियात्मक समूह। अब ये होगा तो ये प्रतिस्थापी में होगा, प्रतिस्थापी में OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। इस समूह को बोलते हैं एजो, और वलय कौन सी है, बेंजीन। तो नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो एक रंजक होता है, कौन से कलर का, नारंगी रंग का, नारंगी रंग का रंजक होता है। रंजक क्या होते हैं, रंग के समान ही होते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नारंगी कलर का रंजक होता है ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम लोग युग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन का मतलब युग्मित होना, संयोजित होना। तो देखिए दो संरचनाएं आपस में युग्मित हो रही है। तो नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, नारंगी कलर का क्या होता है, रंजक होता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो 3 हमने पढ़ ली यहाँ पर संघनन अभिक्रिया, नोट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। संघनन अभिक्रिया में लास्ट अभिक्रिया 3 का हमने पढ़ ली। चौथी फॉर्म एल्डिहाइड से, फिनॉल की क्रिया फॉर्म एल्डिहाइड से। इस अभिक्रिया का नाम होता है लैड्रर मानासे अभिक्रिया, लैड्रर मानासे अभिक्रिया इस अभिक्रिया का नाम है। तो देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया वैसे बहुलक एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी हमें बस थोड़ा सा पढ़ना है इसके अंदर। नॉर्मली फिनॉल की क्रिया जब फॉर्म एल्डिहाइड से करवाई जाती है, देखिए फॉर्म एल्डिहाइड ये होता है HCOH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2O। तो जब फिनॉल की क्रिया
फॉर्म एल्डिहाइड से करवाई जाती है। तो ऑर्थो और पैरा दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहले इसका नाम बता देता हूं मैं। पैरा कंडीशन है, पैरा इस प्रतिस्थापन में इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। ये समूह कौन सा हो गया? बेंजिलिक यानी बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल, यही बोलेंगे इसको, पैरा पर हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल। कैसे बना ये देखिए यहाँ पर। फिनॉल हमें पता है कि फिनॉल का जब अनुनाद शो करता है तो माइनस कहाँ पर आता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। इसका मतलब जो फिनॉल होता है वो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है ना। यानी जो भी समूह जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो देखिए CH2O यहाँ पर जुड़ा ऑर्थो पर, तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH2O। इसी प्रकार एक बार फॉर्म एल्डिहाइड पैरा पर आएगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा CH2OH। इस प्रकार ये निर्माण होता है। तो देखिए फिनॉल की क्रिया फॉर्म एल्डिहाइड से करवाते हैं तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल, जिसमें से मुख्य बनता है ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल। और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल काफ़ी सारे अणु हैं, इसकी काफ़ी सारे अणु आपस में क्रिया करके एक बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकेलाइट। तो ये डिटेल में हम लोग बहुलक चैप्टर में पढ़ेंगे। बेकेलाइट क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, बनता है इससे, लेकिन उसकी संरचना कैसे क्या होती है वो हम लोग बहुलक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल है, वो आपस में कई सारे अणु आपस में संघनन बहुलीकृत होते हैं और बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। बेकेलाइट एक बहुलक होता है। बेकेलाइट का उपयोग आप देखिए बाल्टियाँ, कुछ बाल्टी होती है वो आसानी से टूट जाती है और कुछ बाल्टी मार्केट में जो मिलती है वो गारंटी दे के देख लीजिए, आप दबा के देख लीजिए, नहीं टूटेगी, वो बेकेलाइट से बनी हुई होती है। बेकेलाइट बहुत ही एक मजबूत प्लास्टिक होता है, उससे मिलकर ये बनी होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये संघनन अभिक्रिया होगी एल्कोहल फिनॉल की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट रासायनिक गुण के ऊपर। इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्कोहल ईथर हमने कर लिया था, फिनॉल चल रहा है और लास्ट टॉपिक इसका रासायनिक गुण पढ़ते हैं हम लोग बेंजीन वलय की अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया बहुत सिंपल है और 2020 में इसमें से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है यहाँ पर। अब देखिए फिनॉल की अनुनादी संरचना खूब बार बनाई हमने, इलेवन से बना के आ रहे हैं अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना में हमें पता है कि माइनस कहाँ पर आता है, एक तो ऑर्थो पर आता है, एक पैरा पर आता है। माइनस का मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी, वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? नाभिक्स नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं? सोचिए, माइनस का मतलब नाभिक्स नहीं होता है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? नाभिक्स नहीं। जो नाभिक से स्नेह करता है, नाभिक क्या होता है? धनात्मक। तो प्लस से स्नेह कौन करेगा? माइनस वाला। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो माइनस आता है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? नाभिक्स नहीं। तो बताइए ऑर्थो और पैरा पर जो समूह जुड़ेगा वो किस प्रकार का समूह होगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव है और नेगेटिव के ऊपर आक्रमण कौन करेगा? पॉजिटिव करेगा। तो फिनॉल जो होता है वो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होते हैं, है ना। मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था। ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी क्यों बोला? क्योंकि जो ऋणायन आता है वो कहाँ पर आता है? ऑर्थो पर और पैरा पर आता है, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पर अभिक्रिया। सबसे पहला नाइट्रीकरण। तो देखिए दो केस है इसके अंदर नाइट्रीकरण के अंदर। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, दोनों केस एक साथ में बात कर लेता हूँ और आपको याद रखने एग्जाम में। यहाँ पर दे रखा है तनु HNO3, यहाँ पर दे रखा है आपको
एग्जाम में दे रखा है शानदार HNO3 प्लस शानदार H2SO4। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर माइनस आता है, यानी जो समूह जुड़ेगा वो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा। कौन सा समूह जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होगा? NO2 प्लस। मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूँ। ये दोनों आपस में मिलेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कौन सा होता है? NO2 प्लस। यानी ये समूह जुड़ेगा ऑर्थो पर और पैरा पर। तो देखिए एक बार ये जुड़ेगा ऑर्थो के ऊपर, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक बार ये जुड़ेगा पैरा के ऊपर, पैरा नाइट्रोफिनोल। एक बार ऑर्थो पर जुड़ गया, एक बार किसके ऊपर जुड़ गया? पैरा के ऊपर जुड़ गया। लेकिन जब हम लोग शानदार HNO3 और शानदार H2SO4 दोनों साथ में लेते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर जो नाइट्रो समूह होगा वो आधिक्य में आएगा, यानी इसके 3 अणु काम में आएंगे और 3 पोजीशन पे जुड़ेंगे, ऑर्थो पर, पैरा पर और यहाँ पर वापस ऑर्थो। आपको याद रखना है एग्जाम में अगर केवल तनु HNO3 लिखा हुआ है तो हमें एक तो ऑर्थो वाला बनाना है, एक पैरा वाला बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में शानदार HNO3 और शानदार H2SO4 दोनों साथ में दिए हुए हैं तो नाइट्रो समूह तीनों पोजीशन पे साथ में जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, इसको हम लोग पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्रबल अम्ल होता है क्योंकि 3 नाइट्रो समूह लगे हुए हैं। पिक्रिक एसिड। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि तनु HNO3 दे रखा है तो ये बनाने हैं, और शानदार HNO3 और शानदार H2SO4 दोनों साथ में दे रखे हैं तो ये बनाना है। आगे बात समझ में? चलिए नाइट्रीकरण के बाद में हम लोग बात करते हैं हैलोजनीकरण। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में एक ही केस है हमारे और वो है ब्रोमीनीकरण। नाइट्रीकरण के बाद में हम लोग सेकंड पढ़ रहे हैं ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण यानी ब्रोमीन समूह का जुड़ना। इसमें भी 2 प्रकार के केस है जो आपको एग्जाम में याद रखना है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, ये दोनों अक्रिय विलयक होते हैं। अक्रिय विलयक, निष्क्रिय विलयक होते हैं या अध्रुवीय विलयक होते हैं। ज़्यादा अच्छा है हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अध्रुवीय विलयक। और यहाँ पर ले लिया ब्रोमीन, तो हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या बनेगा? Br+, ठीक है। अध्रुवीय विलयक लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया जल। जल किस प्रकार का विलयक होता है? ध्रुवीय विलयक। यहाँ पर भी मैंने ब्रोमीन ले लिया, लेकिन यहाँ पर 3 अणु काम आएंगे, यानी यहाँ पर जो बनेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो सेम होगा, लेकिन इसके अणु कितने होंगे? 3। अब समझिए यहाँ पर सेम चीज है। अगर अध्रुवीय विलयक लिया जाए या कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, तो एक बार Br जुड़ेगा ऑर्थो पर, एक बार Br जुड़ेगा पैरा पर। नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनोल, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमोफिनोल। लेकिन यदि अभिक्रिया ध्रुवीय माध्यम में हो रही है, ध्रुवीय विलयक यानी जल की उपस्थिति में हो रही है, तो ब्रोमीन का अधिक होगा, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर, एक बार जुड़ेगा पैरा पर, एक बार और जुड़ेगा ऑर्थो पर। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और इसका जो अवशेष प्राप्त होता है वो होता है श्वेत अवशेष। वापस नाम देखिएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, इसका श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस क्या दे रखा है, हमारे दिमाग में ये केस होना चाहिए। जैसे नाइट्रीकरण के अंदर 2 केस पढ़े हमने, उसी प्रकार ब्रोमीनीकरण के अंदर 2 केस है कि आपको अध्रुवीय विलयक दिया जाए उस समय उत्पाद ये बनाने हैं, और जब ध्रुवीय विलयक दिया जाए तो आपको उत्पाद ये बनाना है। बहुत सिंपल चीज़ है। आगे आगे आपको समझ में बात। चलिए नाइट्रीकरण ब्रोमीनीकरण के बाद में हम लोग चलते हैं सल्फोनीकरण की तरफ।
ठीक है, सल्फोनीकरण। हालांकि ये चीजें मैं आपको हैलोजन वितरण में भी पढ़ा चुका हूँ, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। देखिए सल्फोनीकरण में केवल शानदार H2SO4 लेते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा, शानदार HNO3 नहीं है यहाँ पर साथ में, केवल शानदार H2SO4 है। और याद कीजिए उस समय जो बनता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो ये बनता है, एक बार तो कहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार कहाँ जुड़ेगा पैरा पर। एक बार तो जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार जुड़ेगा पैरा पर। यहाँ पर दो केस नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही केस है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही प्रकार का केस है। शानदार H2SO4 दे रखा है, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, ये सल्फोनिकम, एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा, एक बार पैरा पर जुड़ेगा। बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। अब याद कीजिए जो मैंने लिस्ट लिखी थी क्रियात्मक समूह की, उसके अंदर सेकंड क्रियात्मक समूह जो होता है वो ये होता है सल्फोनिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में मुख्य क्रियात्मक समूह सल्फोनिक अम्ल होता है। यानी ये जो होगा ये किस में चला जाएगा, किस में जाएगा, प्रतिस्थापी के रूप में जाएगा। तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2, तो नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल नाम भी आपको आना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कोई दिक्कत, इसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा बात करते हैं हम लोग फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया। फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया याद है आपको, फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया, फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया, फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया 11th में भी पढ़ाई है, अभी हैलोजन वितरण में भी आया था। फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो फ्रीडर-क्रॉप्स एल्किलीकरण, एक होता है एसिलीकरण। तो सेम चीजें देखो, क्या करना है, उत्प्रेरक लेना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लुईस अम्ल, ये ले लिया मैंने मैथिल क्लोराइड। बताओ इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होगा इसमें, CH3+। एक बार तो कहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पर, एक बार कहाँ जुड़ेगा पैरा पर, जोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर, एक बार जुड़ेगा पैरा पर। बताइए इसका नाम क्या होगा, 1 2 2 मेथिल फिनॉल, 1 2 3 4 4 मेथिल फिनॉल। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, फ्रीडर-क्रॉप्स एल्किलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना, एल्किल समूह जुड़ रहा है ना, मैथिल समूह। इसी प्रकार फ्रीडर-क्रॉप्स एसिटिलीकरण, एसिलीकरण ये पढ़ा था ना हमने, एसिटिल समूह जोड़ा था हमने। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रियाविधि भी मैंने आपको बताई थी। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या बनेगा, CH3 CO+, काफी बार आ चुका है, चलो जोड़ देते हैं। एक और तो कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, CO CH3। एक और कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। चलो जोड़ दे, तो ये जोड़ दिया पैरा पर, ऑर्थो पर, ठीक है। नाम क्या होगा, देखिए कीटोन है, कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, OH मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होता है, कीटोन होता है। काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2, नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, IUPAC नाम बता रहा हूँ मैं आपको, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको, ये IUPAC नाम है इसका, फिनॉन। फेनिल से कीटोन जुड़ा हुआ है, नाम हो गया फिनॉन। इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटो समूह बोलते हैं, एसिड समूह है, CH3C, एसिड समूह है, इससे नाम हो गया एसिटोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी एसिटो। आगे बात समझ में आपको, ये है फ्रीडर-क्रॉप्स एल्किलीकरण, ये है फ्रीडर-क्रॉप्स एसिलीकरण। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। चौथी अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, फिफ्थ अभिक्रिया फ्रीडर-क्रॉप्स के बाद में फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस पुनर्विन्यास।
फिश पुनर्विन्यास नाम की अभिक्रिया है, याद रखिएगा। अभी अभी हमने जो अभिक्रिया पढ़ी है, अभी कौन सी, फ्रीडर-क्रॉप्स एसिटिलीकरण, सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए फिनॉल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है, कोई उत्प्रेरक नहीं लिया है, याद रखिएगा। जब हमने उत्प्रेरक लिया था यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये जो समूह था इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3CO, वो एक और ऑर्थो पर जुड़ा था, एक और कहाँ जुड़ा था, पैरा पर। लेकिन यहाँ पर हमने कोई उत्प्रेरक नहीं लिया है। उस कंडीशन में देखो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, HCl बाहर निकलेगा और ये समूह है वो यहाँ जुड़ेगा। इस प्रकार निर्माण होगा COCH3। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 COO और ये फेनिल, फेनिल है ना, ये CH3 COO PH। बताओ इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एल्केनॉइड फेनिल एथेनॉल, सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया बताई थी, फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया, उसमें एसिटिलीकरण बताया था मैंने आपको। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेगा और तो पैरा पर जुड़ेगा। लेकिन अगर उत्प्रेरक नहीं दे रखा है तो इस समूह को यहाँ जोड़ना है और तो पैरा पर मत जोड़ देना। लेकिन ये फिश पुनर्विन्यास नहीं है। फिश पुनर्विन्यास समझते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर अब ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन विलय लिया है, नाइट्रोबेंजीन विलय की उपस्थिति में गर्म किया गया एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के साथ। अब देखिए क्या होगा, ये जो CH3CO समूह है वो एक और ऑर्थो पर आएगा, एक और कहाँ आएगा, पैरा पर आएगा, एक और तो आएगा ऑर्थो पर और एक और आएगा पैरा पर। तो देखिए फाइनल उत्पाद वही प्राप्त हुआ जो फ्रीडर-क्रॉप्स अभिक्रिया के अंदर था, लेकिन चेंज है, कुछ चेंज क्या है, डायरेक्ट नहीं बना है। पहले हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो ऑर्थो पैरा पर नहीं जुड़ा था। लेकिन बाद में हमने ले लिया उत्प्रेरक, तो अब ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तब आप बोलोगे सर CH3CO तो समझ में आता है, ये ऑक्सीजन ही बचा केवल, यहाँ H कहाँ से लेके आ गए। तो सीधी सी बात है, जब CH3CO समूह ऑर्थो पर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या ऑपोजिट होता है, H यहाँ आ जाएगा, ये समूह यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार जब CH3CO समूह यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ का जो H है वो यहाँ आ जाएगा और ये समूह यहाँ आ जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है। तो देखिए 433 केल्विन ताप या उससे अधिक तापमान हो तो ये जो प्रतिस्थापी है ऑर्थो वाला ये मुख्य होता है, और यदि तापमान 333 केल्विन या इससे कम हो तो ये वाला मुख्य प्रतिस्थापी बनता है। ठीक है, दो प्रतिस्थापी बनते हैं, एक तो ऑर्थो बन रहा है, ये पैरा। यदि तापमान 433 केल्विन से ज़्यादा हो तो ये मुख्य बनेगा, अगर तापमान 333 केल्विन या इससे कम हो तो ये वाला मुख्य बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिश पुनर्विन्यास। जो फ्रीडर-क्रॉप्स एसिटिलीकरण के समान ही है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्प्रेरक यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं दे रखा है तो सबसे पहले इसका निर्माण करो, उसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड और नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में ये दोनों उत्पाद बनाने हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फिश पुनर्विन्यास। आती है आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। फिनॉल का बस 3 पॉइंट बाकी है, तो अगले लेक्चर में हमारा फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चैप्टर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग कंप्लीट करने पे आगे हैं। अगले चैप्टर की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।